नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। और हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से और बिटूपन मजूमदार है bmazumdar.com से। लेकिन कमोडिटी मार्केट को अगर आज देखें तो आज किस पे बात करनी चाहिए? सबसे पहले कच्चा तेल 2% ऊपर है, 5,800 रुपये के आसपास। गोल्ड एक तिमाही में पिछले अभी जो आज जो खत्म हो रही तिमाही जुलाई से सितंबर वाली, उसमें 14% की तेजी गोल्ड में दिखी है और चांदी महीने भर में 11% तक महंगी हो चुकी है। अनुज जी, आज किससे शुरुआत करें कमोडिटी मार्केट में? क्रूड से ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड पे एक इवेंट देखने को मिले, इजराइल हमास में जो वॉर सिचुएशन इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है, वहां पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो क्रूड के प्राइसेस थोड़ा उछाल देखा गया है। हालांकि डिमांड कंसर्न ज्यादा है, तो यहाँ पे मिक्स सिचुएशन देखने को मिली है। हालांकि गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी हमने देखा कि काफी वॉलेटाइल रहे लास्ट वीक में, तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा एक मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। बट हाँ, एनर्जी सेगमेंट में मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर वॉलिटी आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकती है, तो मेरे ख्याल से क्रूड से ही हमें यहाँ स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और क्रूड डे हाई पे भी है। बिटूपन, आप बताइए, कच्चा तेल डे हाई पे ट्रेड कर रहा है 5,800 रुपए के ऊपर। जिस तरह के तनाव बढ़े हैं, जिस स्केल पर बढ़े हैं, और अब ईरान को भी इजराइल से चेतावनी मिल रही है, तो ये चीजें इतनी बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा एनर्जी मार्केट पर? और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या सलाह है? अगर आपके पास ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी उनके लिए बताइएगा। देखिए, मेरा जो ट्रेड मैंने इंट्राडे के लिए बताया था, लेकिन ओवरऑल जो आपने बात किया है, जो ओवरऑल सिनारियो बन रहा है क्रूड ऑयल में, गोइंग फॉर एक रिकवरी हो सकता है। आज नहीं, या गोइंग फॉरवर्ड शायद एक रिकवरी होने के लिए कोशिश कर सकता है। एमसीएक्स में 6050 का एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था। लास्ट वीक भी हम लोगों ने इसके ऊपर बात भी किया था। और 5650 नीचे बॉटम का एक। तो आज मुझे लग रहा है इंट्राडे रेंज बाउंड हो सकता है बाजार में, क्योंकि ये डिस्काउंटेड इन्फॉर्मेशन है और यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी आने वाला है, तो शायद यहाँ पे थोड़ा रेंज बन सकता है। हाँ, लेकिन ये बात भी मान के चलना चाहिए कि 6050 का जो टेक्निकल लेवल है, गोइंग फॉरवर्ड ये अगर ये टूट पाता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस लिया था बाजार में, और वहां से अगर टूट जाता है टेक्निकली, तभी ये पुल बैक आएगा 6300 टू 6400, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया है। अगर हम लोग इंट्राडे के हिसाब से देखता है, तो इंट्राडे में थोड़ा लग रहा है कि बाजार में थोड़ा आज रेंज हो सकता है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा जो पुश आया था चाइना स्टिमुलस के कारण, इंडस्ट्रियल कमोडिटी सब में थोड़ा रिकवरी है। लेकिन क्रूड इतना कैचअप नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द सप्लाई कॉन्सर्ट। तो मैं इंट्राडे में, प्योर इंट्राडे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 5,000 जो 800 वाला पुट है, वो 190 टू 185 के रेंज में अगर एंट्री कर सकते हैं, और टारगेट दे सकते हैं 220 टू 230 पूरे स्टॉप लॉस बिलो 160। तो ये प्योर इंट्राडे ट्रेड है, ये पूरा व्यू वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म ओवरऑल व्यू वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में एक रेंज बन सकता है, ऊपर लेवल से थोड़ा एक करेक्शन, थोड़ा एक रेंज बाउंड बन सकता है कि 5830 5840 वाला ऊपर रेंज, और नीचे 5750 या 5700। तो ये रेंज में बाजार दिख रहा है फिलहाल के लिए। अनुज जब जी, ये गोइंग फॉर 605 कर जाएगा, तभी हम लोगों को क्लैरिटी मिलेगा। तो ये एट द मनी आप जो 5,800 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं बिटूपन, क्या अभी हाँ जी। एग्जीक्यूट करना चाहिए उसको करंट लेवल पे? अ- अभी 190 185 के आसपास ठीक रहेगा। अगर ये भाव उसके आसपास है फिलहाल, तो शायद नहीं है। हाँ, तो 190 टू 185 थोड़ा पुल बैक आना चाहिए, उसके बाद मेरे हिसाब से एंट्री पे बेटर आइडिया विद ओके। स्टॉप लॉस बिलो 160। ओके, तो मतलब थोड़ा और पुल बैक आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर पुट खरीद सकते हैं। वो सिर्फ इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी है, जो भी आपको मिले वहाँ पर निकलने की सलाह है। और उस प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। 190 185 के आसपास खरीदे, 230 का टारगेट है। 5,800 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह बिटूपन की तरफ से। आप अनुज जी किस साइड जाएंगे कच्चे तेल में आज? देखिए, मुझे लगता है कि क्रूड अभी एक रेंज में है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम रह सकता है। तो क्लैरिटी अगर आप देखेंगे, तो क्रूड के मुकाबले कहीं ना कहीं हमने जो क्लैरिटी है वो नेचुरल गैस में आती हुई देखी है। बट क्रूड में मुझे लगता है कि थोड़ा वीकली पर्सपेक्टिव से हम ट्रेड देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 5,950 का लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 5580 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में, क्योंकि देखिए डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल का टेंशन है, मगर उसके बावजूद जो डिमांड साइड है, क्योंकि अगर हम देखें तो यूएस की जो ड्रिलिंग एक्टिविटी है वो काफी इंक्रीज हुई है पिछले हफ्ते, तो क्रूड के जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। डिमांड साइड पे भी उतना कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, जो कि मुझे लगे कि यहाँ पर बाउंस बैक हो। मुझे लगता है कि जो भी बाउंस बैक है वहां पे बिकवाली करना चाहिए क्रूड के अंदर।
अगर खरीदारी करनी है तो नेचुरल गैस एक ऐसा काउंटर है जो कि मुझे लगता है कि वीकली पर्सपेक्टिव से और डेली पर्सपेक्टिव से भी और एक लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा कैंडिडेट है, क्योंकि जब से इसने 200 का लेवल ब्रेक किया अच्छी खासी यहाँ पे वॉलिडिटी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो नेचुरल गैस मुझे लगता है कि वीकली और डेली पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, करीबन 235 236 के आसपास। स्टॉप लॉस जो है करीबन 227 का लगा है, टारगेट करीबन 257 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं और इवन इसमें ऑप्शन का ट्रेड भी बना सकते हैं। 240 की जो कॉल है करीबन 16 रुपए के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना है, ऊपर में 22 रुपए तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप एनर्जी सेगमेंट को देखेंगे तो क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी और नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, क्रूड बेचने की आपकी सलाह है और नेचुरल गैस खरीदने की सलाह यहाँ पर अनुजी की तरफ से है। आप नेचुरल गैस पे क्या सलाह दे रहे हैं विठुपन? देखिए, अनुज ने सही बात बताया था कि हम लोग भी वो लेवल देख रहे थे, 200 का जो लेवल था, और जहां ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया तो एक रैली बन रहा है बाजार में। और जो विंटर सीजन में जो भी हीटिंग का सीजन का डिमांड रहेगा, और इस बार शायद ठंड भी ज्यादा हो सकता है, तो एक हीटिंग ऑयल का डिमांड है, तो इससे पहले ही मार्केट रैली पे शुरू कर रहा है। वैसे तो नेचुरल गैस का सप्लाई कंफर्टेबल लेवल है, फिर भी डिमांड पिकअप हो सकता है। तो फिलहाल के लिए सीजनल कमोडिटी है और ये पिकअप पे है, तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मूव अभी भी बाकी है। 258 259 के आसपास बाजार शायद जा सकता है। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो कोई भी डीप आता है तो 235 237 वहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं नेचुरल गैस। और अगर मैं ऑप्शन के जरिए देखना चाहते हैं तो 240 वाला जो कॉल ऑप्शन है, अभी वो 16 के आसपास, 16 टू 17 के आसपास चल रहा है। वो 14 के 15 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे ले सकते हैं। 11 के नीचे स्टॉप लॉस, 22 टू 23 हम लोग का टारगेट रहेगा। तो नेचुरल गैस से क्लियर कट बाय ऑन डिप्स। बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड देखिए आज भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। दिसंबर का वायदा 76,000 रुपए के ऊपर और अक्टूबर का वायदा जिसकी 4 अक्टूबर की एक्सपायरी है वो 75,500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अनुजी बताइए, गोल्ड जबरदस्त रैली रही है इस पूरे ही क्वार्टर में। इंटरनेशनल मार्केट में तो 14% से ज्यादा की तेजी, हालांकि यहाँ पर कुछ कम तेजी इसलिए रही क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का भी एडजस्टमेंट था, लेकिन उसके बाद भी फिर से नया रिकॉर्ड बन गया। अब इस तिमाही क्या लग रहा है आपको, और आज के लिए भी बता दीजिएगा। ये अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा फेस्टिवल इंडियन पर्सपेक्टिव से है, दीपावली है, दशहरा है, फिर बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि वॉलिडिटी आपको देखने को मिलेगी और जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गोल्ड जहां पहले 2200 और 2400 के बीच एक घर बनाया हुआ था, वो घर अब शिफ्ट होकर करीबन 2500 2600 के रेंज में आ गया है। तो हमने देखा है कि 2600 काफी हद तक होल्ड करता हुआ भी दिखाई दिया है। इनफैक्ट यहाँ पे सपोर्ट जो आ रहा है वो इंडस्ट्रियल मेटल से भी आ रहा है, सिल्वर से भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो तिमाही है ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी। हालांकि थोड़ा बहुत स्टेबल मूवमेंट रहेगा, बट हाँ डायरेक्शनल हमें लगता है कि पॉजिटिव रहेगी। तो खरीदारी की सलाह, और हमें अगर हम इस तिमाही के अंदर बात करें तो हमें लगता है कि 78,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में इस तिमाही के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो डायरेक्शनल हमें पॉजिटिव लगता है। और जहां तक इंट्राडे का सवाल है, हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। थोड़ा बहुत डिप अगर मिलता है करीबन 75 300 के आसपास तक तो खरीदारी का ट्रेड लें। स्टॉप लॉस 74 565 पे लगाएं, टारगेट हमें लग रहा है कि 76,500 तक हो सकता है। तो वीकली पर्सपेक्टिव से भी इसको देख सकते हैं। थोड़ा बहुत डिप मिले तो खरीदारी करें। करंट रेट पे थोड़ा सा भी फेवरेबल नहीं है रिस्क रिवॉर्ड, थोड़ा सा डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। आप बताइए, गोल्ड पर आपकी राय क्या बन रही है विठुपन? देखिए, यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि एक जो रैली है जो ऑन द बेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम लोगों ने काफी हद से बात किया था कि रेट कट होगा और रेट कट स्टिक हो जाएगा, तो बाजार ने काफी हद तक ये डिस्काउंट करके रखा है। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग लेना विद स्टॉप लॉस लेके, थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा इस काउंटर में थोड़ा करेक्शन आता है तो मुझे बेटर रहेगा। 75,300 इज ऑब्वियसली प्रॉब्ली लुक्स लाइक इंट्राडे बाइंग। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा मार्केट को करेक्ट होने दीजिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में, तभी हम लोग को इसमें एंट्री कर सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं गोल्ड थोड़ा केयरफुल रखूंगा। और सिल्वर में देखिए, सिल्वर में भी लैग मूवमेंट हो रहा है। गोल्ड जिस तरह से रैली आया है उस तरह से सिल्वर का नहीं आया है। तो सिल्वर में भी देखिए थोड़ा सा करेक्शन बनता है 90,500 टू 90,600, जैसे कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात किया था। 89,000 के आसपास हम लोगों ने सभी ने बाई वहां पे रिकमेंड भी किया था। तो 90,500 90,600 के आसपास मेरे हिसाब से सिल्वर भी डिफेंसिव बेट। और टारगेट भी मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 92,600 एटलीस्ट फॉर वन और एक और दो दिन के लिए। तो फिलहाल के लिए थोड़ा ओवरबॉल जैसा सिनारियो है बोथ द काउंटर। थोड़ा केयरफुली ट्रेड करें, उस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। चलिए, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस के बाद अब बात करते हैं राइस की। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है, मोहित सिंह मुरगई हैं, एमडी हैं
उमसुम ग्रुप के। शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त निकाला। सर, सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं? सरकार ने जो गैर बासमती चावल के निर्यात से जो प्रतिबंध हटाया है और उसकी जगह अब मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया है $490 प्रति टन का। क्या लग रहा है, सरकार ने एक तीर से क्या दो शिकार किए हैं? एक तो जो पीडीएस में जो सप्लाई होती है राइस की, उसकी कमी ना हो, उससे एमईपी के जरिए वो मंशा पूरा हो जाएगा, और साथ ही दूसरा चावल की जो प्रीमियम किस्म है, चाहे वो सोना मसूरी हो या गोविंद भोग हो, उसके एक्सपोर्ट पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। आप क्या कहेंगे मोहित जी? जी बिल्कुल। जो आपने कहा वो सही है। गवर्नमेंट ने सब चीजों को देखते हुए ये एक्सपोर्टर्स का भी मद्दे रखते हुए और इंडियन सप्लाईज को भी देखते हुए और यहाँ पे बफर स्टॉक बढ़ते हुए कंट्री के अंदर सबको देखते हुए सबसे सेंसिबल डिसीजन लिया है। और इसके अंदर 490 टन $490 प्रति टन का इस पे एमईपी का लगा के एक्सपोर्ट का विदाउट ड्यूटी आपको व्हाइट राइस को ओपन कर दिया है। और पारबॉइल्ड जो था जिसमें 20% था उसको 10% ड्यूटी पे ले आए हैं। तो पार बॉइल्ड में हम किससे कॉम्पीट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में? थाईलैंड से। अगर वो ड्यूटी अगर 10% कम हो गई तो एक्सपोर्टर्स के लिए भी आसान हो गया, क्योंकि अब उनके भाव के आसपास या उनसे कम ही रहेगा हमारा एक्सपोर्ट का भाव। जी बिल्कुल। वैसे तो ईज ऑफ ट्रेड के लिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा आगे जाके। पर ये भी वेलकम दिस, अभी जो किया है उसी को वेलकम कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी मांग की हुई है कि इसको भी जीरो किया जाए ताकि ट्रेड एकदम स्मूथ और इजीली हो। आगे जाते हुए वैसे जो आपने बोला, थाईलैंड के अलावा हमारे साथ कोई कंपटीशन है नहीं। देयर इज ओनली वन कंट्री जो है थाईलैंड, जिसके साथ है, और उसके साथ अभी हम कंपटीशन में काफी नजदीक आ गए हैं, which should help the trade. ओके मोहित जी, एक और सवाल मेरा होगा, जो ब्रोकन राइस होते हैं उसके एक्सपोर्ट में छूट नहीं दिए जाने के पीछे क्या इथेनॉल वाला फैक्टर है या कुछ और? नहीं, इथेनॉल फैक्टर भी है। और गवर्नमेंट कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाए। दोनों चीज नजर रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है और इथेनॉल इज डेफिनेटली द मेन फैक्टर। ओके सर, क्या लग रहा है, क्या भाव पर इसका क्या असर होगा? सरकार की जो नई एक्सपोर्ट पॉलिसी दिख रही है उससे भाव कुछ बढ़ेंगे? किसानों को इस बार बेहतर भाव मिलने वाला है? सबसे बड़ा बेनिफिट किसानों को ही होगा कि उनको धान का जो भाव है, जो भी कटाई हो रही है होनी शुरू हो गई है, वो आपका उसका जो भाव है सबसे बढ़िया मिलेगा। बासमती में ऑलरेडी शुरू होके 15-20 दिन हो चुके हैं। नॉन बासमती में अगले 15 दिन में अच्छी तरह क्रॉप आना शुरू हो जाएगा मंडियों में। तो जिससे किसानों को जो रेट है, एमईपी ऑलरेडी गवर्नमेंट का भी है उसके अंदर, पैडी के अंदर, और आपके मार्केट में भी जो बाइंग होगी पारबॉइल्ड के लिए, उसके लिए भी किसानों को रेट पूरा मिल पाएगा। ओके मोहित जी, अब छोटा सवाल एक आपसे ये होगा कि क्या एक्सपोर्ट जो हमारा गिर गया था, काफी तेजी, करीब करीब 30% के आसपास की गिरावट आई थी, अब यहाँ से एक्सपोर्ट के नंबर्स काफी अच्छे इंप्रूव दिखने वाले हैं क्या अब? जी बिल्कुल। जहां तक पारबॉइल्ड की बात थी, उसके अंदर 30% की गिरावट थी। जो व्हाइट राइस था उसके अंदर हमारा काफी मार्केट शेयर आउट हो गया था और उसमें काफी हम रीगेन कर पाएंगे वापस। ओके शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, एक अहम खबर पर अपनी राय दी कि मार्केट में कैसी चीज़ें बदल रही हैं और नई एक्सपोर्ट पॉलिसी यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को भी, किसानों को भी पसंद आएगी और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में से और एक्सपोर्ट मार्केट से भारत का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और भारत आसानी से यहाँ पे कॉम्पीट इंटरनेशनल मार्केट में कर पाएगा। थैंक यू विश्व जी। कहते हैं बेस मेटल्स की, बेस मेटल्स में लगातार तेजी है। चीन के राहत पैकेज से सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स को सपोर्ट मिल रहा है। जिंक 285 के करीब आ चुका है, 1.5% की तेजी। कॉपर 865 के ऊपर, एल्युमिनियम 242 रुपए के बेहद करीब, 1% की तेजी यहाँ भी। लेड भी आधे % से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है, 185 रुपए के ऊपर। अनुज जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज? कॉपर में अच्छा रनअप हमने देखा है। मुझे लगता है कि जिंक यहाँ पे अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है,
तो जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 275 में। स्टॉप लॉस 272 का लगाएं, टारगेट करीबन 285 284 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक में अच्छे खासा मोमेंटम हमने देखा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमें कॉपर भी एल्युमिनियम भी दोनों कमोडिटी और भी अच्छी लगती है, जो कि वीकली बेसिस पे पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकती हैं। बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम एक टॉपिक की बात करें तो जिंक हो सकता है जहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि कॉपर में भी हमें लगता है कि 865 870 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो कॉपर जिंक दोनों रहेंगी जब, बट हमें लगता है कि कॉपर जिंक के अंदर थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है जहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ज़्यादा आपको पसंद है 284 पे, और कॉपर भी खरीदारी की ही राय है। आप बताइए बिटूपन जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल में गोइंग फॉरवर्ड जो आउटलुक बना है पॉजिटिव का ही बनेगा। शायद जिंक में सबसे ज्यादा जो अनुज ने बताया था कि मे बी वी आर लुकिंग फॉर ए बिग रैली गोइंग फॉरवर्ड इन जिंक। लेकिन मुझे इंट्राडे में हिसाब से अगर देखता हूं तो मैं थोड़ा कॉन्ट्रा मूवमेंट के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल मैं बुलिश ही हूँ ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से। तो कॉन्ट्रा हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं तो कॉपर 267 268 में एक शॉर्ट बनेगा, 260 का ही टारगेट बनेगा इंट्राडे के लिए, मुझे स्टॉप लॉस अबाउट 274। लेकिन कॉपर का ओवरऑल सिनेरियो अगर प्रॉपरली अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो 840 845 अगर कोई भी करेक्शन आता है शॉर्ट टर्म में तो इसमें ले लेना चाहिए। 880 का एक रेजिस्टेंस है गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ से एक तेजी बनेगा क्योंकि ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक रिवाइवल होने का जो सिनेरियो बन रहा है, चाइना में स्टिमुलस आ रहा है, यूएस में रेट कट हो रहा है, ग्लोबली रेट कट हो रहा है, तो ये सिनेरियो चेंज होगा गोइंग फॉरवर्ड। मे बी 2025 में एक बेसमेंट में स्ट्रॉन्ग रैली हो सकता है। लेकिन प्योर इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस लाके कॉपर में ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकता है 867 टू 868। टारगेट रहेगा 860 का, 874 का स्टॉप लॉस। वही जिंक में भी अगर डिप्स आता है तो जिंक में बाय कीजिए, लेकिन कॉपर में इंट्राडे के लिए सेल रहेगा। पर इंट्राडे के लिए सेल और जिंक खरीदने की सलाह दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर आ रही है। लेकिन बिटूपन को लगता है कि कॉपर आज बेचे 870 के आसपास, यहाँ से 5 रुपये और ऊपर जाए तब बेचे 860 तक आ सकता है। सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है, इसे कैरी नहीं कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की, और सबसे पहले ग्वार की चाल देखते हैं। ग्वार में आज दबाव दिख रहा है। पिछले हफ्ते अच्छी रफ्तार दिखी थी, अच्छी रिकवरी, जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर जाता हुआ ग्वार दिखा, लेकिन आज मुनाफा वसूली है। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा है, एग्री एक्सपर्ट बीकानेर से। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले बताइए सर, आज यहाँ पर नरमी दिख रही है। वीकेंड में बारिश की खबर थी, लोग कह रहे थे ग्राउंड के कि वहाँ पे फसलों को फायदा उससे हुआ है। आपके पास क्या खबर है ग्वार की फसल को लेकर सर? देखिए, जहां तक सबसे पहले तो भाव की बात है ऊपर नीचे होने की, ये तो जो कम वॉल्यूम में वायदा की लेवाली बिकवाली आती है उससे हो जाती है। जहां तक फसल की बात है, विश्व मोहन जी 158% बारिश होने के बावजूद भी राजस्थान में जो ग्वार की फसल जिस तरह की दिखनी चाहिए उतनी जोरदार नहीं है। ओके। ऐसा उम्मीद करते थे कि इतनी बारिश से ग्वार की फसलें बहुत शानदार हो जाएगी, तो वैसा नहीं है। ओके। किसी जगह फंगस का रोग लगा है तो किसी जगह सूखने का रोग लगा है। ऐसा मैंने खुद, जो मैं खेतों में भी कई दिनों से घूम रहा हूँ, मैंने देखा है ऐसा। ओके। मतलब जो उम्मीद थी कि इस बारिश से मतलब इतना बड़ा प्रोडक्शन आएगा, वैसा अभी कुछ नहीं दिख रहा है। और जो ये भी पिछले 2 दिन की बात है, परसों जिस तरह से छुटपुट कई गाँव में बरसात हुई थी, जहाँ आधा इंच के आसपास बरसात हुई है जिन खेतों पे, वहां तो जरूर निश्चित रूप से कुछ न कुछ उस खेत को फायदा हुआ है। बाकी ये सर्वालय नहीं है, इसलिए इसको अभी कंप्लीट फायदे की बात नहीं कह सकते हैं। ये ग्वार में ये भी माना जाता है कि ये जो श्राद्ध का महीना होता है वो बीमारियों का महीना होता है। अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है ये कल तक है, उसके बाद में नवरात्रा के अंदर इसमें पता चलता है कि फाल किस तरह का है, किस तरह की फसल आएगा। पर अब तक जितनी बरसात हुई है उसके हिसाब से जैसी फसल होनी चाहिए वैसा दिखाई नहीं दे रहा है विश्व मोहन जी। हाँ हाँ सर, तो आप लोगों ने कुछ अनुमान लगाए हैं क्या? अगर आपने खुद भी विजिट किया होगा ग्राउंड पर और बहुत लोगों से बात भी की होगी, तो कोई एक नंबर्स, अगर बॉलपार्क, अगर कोई फिगर आप बता सके कि उत्पादन को लेकर क्या है इस सीजन, क्योंकि हम सीजन के आखिरी दौर में हैं। देखिए, आपका आभार कि आपने फसल के बारे में पूछा, क्योंकि आपको पता है हमेशा की तरह हम 2 अक्टूबर को एक ग्वार डे करते हैं। तो इस बार भी 2 अक्टूबर को ग्वार का सेमिनार, तो उसमें सबकी राय बना के जिस तरह की राय आएगी लोगों की वो हम जरूर निश्चित रूप से जाहिर करेंगे, और आपसे तो निश्चित तौर से हम शेयर करते ही हैं हर बार, और इस बार भी शेयर करेंगे। पर मैं इतना कह सकता हूं कि जो उम्मीद थी फसलों से कि इस तरह की अच्छी फसल आएगी बरसातों को देखते हुए, वो उस उम्मीद पे थोड़ा पानी फिरा है, वैसा है नहीं। ओके। जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल।
कई सारे एक्सपर्ट से हमने बात की, तुम सबका यही कहना है कि इस बार फसलों को डैमेज काफ़ी हुआ है। कहीं पर ज़्यादा बारिश की वजह से फसलों को दिक्कत हुई, कहीं पे लंबे समय तक तो बारिश हुई और बाद में जब ज़रूरत थी उस समय बारिश नहीं थी, इससे भी नुकसान हुआ है। ये खबर ज़्यादातर जितने भी ग्राउंड के लोग हैं यही कह रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और बताया कि फसलों को लेकर क्या स्थिति है और वो धीरे धीरे भाव पर भी असर दिखना शुरू हो चुका है। जिस तरह की रिकवरी आई है, आज भले ही हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। स्थिति और आगे 10 से 15 दिनों में फसल को लेकर साफ हो जाएगी। शुक्रिया अनुज जी आपका, विडुवन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए नॉन एग्री मार्केट में।